वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो हमारा लास्ट चैप्टर है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये बेसिकली वो टाइम पीरियड रहेगा जब ये रीजनल एस्पिरेशन जो लोगों का मांग रहेगा वो धीरे धीरे ख़त्म होगा, फिर राजीव गांधी के हत्या हो जाएगा। ये सब टाइम पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। इससे पहले जो हमारा नेक्स्ट पिछला चैप्टर था वो रीजनल एस्पिरेशन था, उसमें हम लोग पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े साथ में। उससे जो पिछला चैप्टर था वो इमरजेंसी वाले टाइम पीरियड से रिलेटेड था। अब ये जो है हमारा जो अभी के कुछ हाल फिलहाल जो 90s के टाइम पीरियड से लेकर अभी तक के जो कुछ रिसेंट डेवलपमेंट रहेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं लोग। In this last chapter, we take a synoptic view of the last 2 decades of politics in India. These developments are complex for various kind of factors came together to produce unanticipated outcomes in this period. The new era in politics was impossible to foresee. It is still very difficult to understand. These developments are also controversial, for this involve deep conflict, and we are still too close to the events. Yet we can ask some questions central to the political change in this period. वही बता रखा है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग जो लास्ट पिछले जो अभी तक के 20-30 सालों का जो पीरियड है इसके बारे में हम लोग जानेंगे लोग, पढ़ेंगे लोग। इस बुक के हिसाब से 20 साल, पर अभी का टाइम पीरियड है उसके हिसाब से 30 साल। हम लोग उसके बारे में जानेंगे लोग, पढ़ेंगे लोग अच्छे से कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे, कौन कौन से पॉलिटिकल चेंजेस यहाँ पे हमको डेवलपमेंट देखने को मिला, क्या क्या हुआ है इस टाइम पीरियड में। फिर हमको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसका आंसर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे लोग। तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स फॉर आवर डेमोक्रेसी, कि जब 90s के बाद का जो टाइम पीरियड है तो गठबंधन की सरकार जो चलती है तो उससे यहाँ पे यही उसका क्या क्या यहाँ पे इम्प्लीकेशन पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हमारे डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पे, ये जानेंगे लोग। फिर What is मंडलाइजेशन ऑल अबाउट, इन विच वे विल इट चेंज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जो 90 में ही यहाँ पे मंडल कमीशन लेकर आएगा, ओबीसी को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया, उससे कि ये किस टाइप का मंडलाइजेशन था, इसका क्या असर पड़ेगा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ये व्हाट इज़ द लेगेसी ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट। फिर जो लाल कृष्ण अडवाणी के अंडर में यहाँ पे जो एक मूवमेंट को शुरू किया गया था राम जन्मभूमि का, इसका क्या असर पड़ता है पूरे अभी तक के पॉलिटिक्स पे। ये व्हाट डज द राइज ऑफ न्यू पॉलिसी कंसेंसस डू विद द नेचर ऑफ पॉलिटिकल चॉइस। द लास्ट चैप्टर डज नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, इट सिंपली गिव अस यू नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड सम टूल्स सो दैट यू कैन आस्क एंड answer this question when you are through this book. We cannot avoid asking this question just because they are politically sensitive. For the whole point of studying history of politics in India since independence is to make sense of our present. तो देखो यही बता रखा है कि हमारा लास्ट कुछ चैप्टर है, हमको कुछ बेसिक आइडिया दे दिया है जिस कारण से हम लोग पता कर सकेंगे कि ये जो क्वेश्चन ऊपर उठाया गया इसका आंसर क्या है। फिर ये बता रखा है कि ये इतने पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर को भी जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को जाने, हम लोग जो जान रहे हैं लोग जब से देश आज़ाद हो रहा है तब से, तो अगर जो प्रेजेंट में सिचुएशन नहीं चल रहा है तो ये हम लोग नहीं समझेंगे तो जो हमारा पास्ट है इससे हम लोग कैसे रिलेट कर पाएंगे, जिस कारण से ये सब हमको, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। अब है लास्ट चैप्टर recent developments in Indian politics, chapter 8 context to 1990s. You have read in the last chapter that Rajiv Gandhi became the prime minister after the assassination of Indira Gandhi. He led the Congress into a massive victory in Lok Sabha election held immediately thereafter in 84. As the decade of the 80s came to close, the country witnessed 5 developments that we वर्ड मेक अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर पॉलिटिक्स। अब देखो यही बता रहा है कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े लोग कि 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या होता है, राजीव गांधी चुनाव होगा तो राजीव गांधी यहाँ पे मैसिव विक्ट्री लेकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे लोग। इसके बाद से कुछ ऐसा 5 डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा जिस कारण से हम अब पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। तो यही हम एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या बताया गया, फर्स्ट द कांग्रेस क्रूशियल डेवलपमेंट इन दिस पीरियड was the defeat of the Congress party in the election held in 89. The party that had won 415 seats in Lok Sabha in 84 was reduced to only 197 in this election. देखो पहला क्या देखने को मिलेगा कि इस टाइम पीरियड पे 89 में जब इलेक्शन होगा 84 के बाद से, तो यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी 84 इलेक्शन में 415 सीट जीती रहती है, वो इस इलेक्शन में सिर्फ 197 सीट पे आ जाती है। द कांग्रेस इंप्रूव इट परफॉर्मेंस एंड केम बैक टू पावर सून आफ्टर मिड टर्म इलेक्शन हेल्ड इन 1991.
अब देखो आगे चलकर जो कांग्रेस फिर से जब मिड टर्म इलेक्शन होगा, मिड टर्म इलेक्शन ये होगा इसलिए होगा क्योंकि जो यहाँ पे गवर्नमेंट रहता है वीपी सिंह का, विश्वनाथ प्रताप सिंह का, वो सरकार गिर जाता है मंडल कमीशन के इशू पर। तो आगे चलकर जब यहाँ पे बीच में चुनाव गए 91 में, तो कांग्रेस अपने क्या परफॉर्मेंस को यहाँ पे सुधारेगी और उसके बाद क्या यहाँ पे क्या होगा, कांग्रेस फिर से पावर में आएगी। बट द इलेक्शन ऑफ 89 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम। टू बी श्योर द कांग्रेस रिमेन एन इंपॉर्टेंट पार्टी एंड रूल द कंट्री मोर देन एनी अदर पार्टी इवन इन दिस पीरियड सिंस 89, बट इट्स लॉस्ट द काइंड ऑफ सेंट्रलिटी इट अर्लियर एंजॉयड इन द पार्टी सिस्टम। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पर 89 का चुनाव एक चीज साफ कर देता है कि जो कांग्रेस पार्टी का एक डोमिनेंस था पूरे इंडियन पॉलिटिक्स पे, 89 का चुनाव में क्या होता है, वो डोमिनेंस खत्म हो जाता है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से उभर ही नहीं पाती है। भले ही कांग्रेस पार्टी 89 के बाद से और किसी पार्टी के हिसाब से ज्यादा रूल की है इस टाइम पीरियड में, फिर भी जो कांग्रेस पार्टी का एक जो दबदबा था, वो दबदबा वैसा इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं रह जाता है। अब देखो दूसरा चीज क्या है, second development was the rise of Mandal issue in national politics. This followed by the decision by the new National Front government in 90 to implement the recommendation of Mandal Commission that jobs in central government should be reserved for backward classes. This led to violent anti-Mandal protests in different parts of the country. This dispute between the supporters and the opponents of the OBC reservation was known as the Mandal issue and was to play an important role in shaping politics in 89. अब देखो दूसरा हमको यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे नेशनल फ्रंट का गवर्नमेंट है 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह का, ये क्या लेकर आते हैं यहाँ पे, ओबीसी को रिजर्वेशन देने का ये चीज लेकर आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग, ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट रहता है, वहीं रिकमेंड किया रहता है। तो ये चीज को जब इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को, तो उसका पहला रिकमेंडेशन यही रहता है ओबीसी के लिए, तो सिर्फ यही इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिस कारण से यहाँ पे एंटी मंडल प्रोटेस्ट होगा इंडिया में पूरे कि ये नहीं करना चाहिए। और जो सपोर्टर रहते हैं मंडल ओबी मतलब रिजर्वेशन के, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड द अपोनेंट्स हु आर अगेंस्ट इट, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लैश हो जाएगा। और आगे चलकर ये कैसे हमारे पॉलिटिक्स को सेव करेगा ये हम लोग जानेंगे लोग। दो चीज ये हो गया, तीसरा क्या है, थर्ड द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट टुक अ रेडिकली डिफरेंट टर्न। दिस इज नोन एज द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आते चले आ रही थी, वो क्या यहाँ पे हमको चेंज देखने को यहाँ हमको मिलेगा। और ये सब स्टार्ट किसके द्वारा किया जाएगा, सबसे पहले राजीव गांधी के द्वारा। अब देखो स्टार्टेड बाय राजीव गांधी, दिस चेंजेस फर्स्ट बिकम वेरी विजिबल इन 1991 एंड रेडिकली चेंज द डायरेक्शन दैट इंडियन इकोनॉमी वाज परस्यूड सिंस इंडिपेंडेंस। दिस पॉलिसी हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, बट वेरियस गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन दिस पीरियड हैव कंटिन्यूड टू फॉलो दिस। ये जो पॉलिसी का चेंजेस हमको हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी जो चेंजेस हमको देखने को मिलेगा, शुरुआत किसके द्वारा किया जाएगा, राजीव गांधी के द्वारा। 1991 में जब एलपीजी होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिस कारण से यही चीज आगे भी और ज्यादा फॉलो किया जाएगा। तो कुछ जो यहाँ पे ग्रुप रहते हैं वो इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, पर जितने भी गवर्नमेंट आगे आती है वो क्या इसी रास्ते पे चलती है, और जो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से इकोनॉमिक पॉलिसी चला आ रहा था उसको यहाँ पे छोड़ना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ चीज क्या देखने को मिलेगा हमको, द सेंचुरीज ओल्ड लीगल एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट ओवर द राम जन्मभूमि इन अयोध्या शिफ्टिंग इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स इन इंडिया विच गेव द बर्थ ऑफ वेरियस पॉलिटिकल चेंजेस। द राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट बिकमिंग द सेंट्रल इशू ट्रांसफॉर्ड द डायरेक्शन ऑफ डिस्कोर्स ऑन सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। दिस चेंजेस culminated in the construction of Ram Temple in Ayodhya following the decision of Constitutional Bench of the Supreme Court which was announced on November 9, 2019। चौथा चीज हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि बहुत सालों का पुराना यहाँ पे जो राम जन्मभूमि टेम्पल का जो विवाद था अयोध्या में, ये कैसे वहाँ पे जब यहाँ पे मूवमेंट शुरू किया जाएगा राम जन्मभूमि मूवमेंट का, तो ये कैसे आने वाले टाइम पे पूरे पॉलिटिक्स को चेंज करेगी। और उसके बाद में उसी हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कैसे देखेंगे और कैसे इस चीज़ को यहाँ पे देश के डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म में एक इसको नया मोड़ माना जाता है कि उससे कैसे ये प्रभावित पड़ेंगे।
फाइनली ये मैटर क्या 9 नवंबर 2019 को क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पे क्या बोलेगा कि हाँ वो जो बाबरी मस्जिद वहाँ पे था वो बाद में बनाया गया, उससे पहले वहाँ पे क्या था, राम जी का वहाँ वो बर्थ प्लेस है, जिस कारण से वहाँ पे राम टेम्पल बनना चाहिए, तो आगे चलकर ये इशू खत्म होगा। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जानेंगे लोग। और जो आखिरी चीज यहाँ पे है, finally, the assassination of Rajiv Gandhi in May 1991 led to a change in the leadership of Congress party. He was assassinated by Sri Lankan linked to the elite when he was on election campaign tour in Tamil Nadu. In the following election of 1991, Congress emerged as the single largest party. Following Rajiv Gandhi death, the party chose Narasimha Rao as the prime minister. देखो पांचवा चीज हमको क्या देखने को मिलेगा कि मई 1991 में राजीव गांधी का यहाँ पे हत्या कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? जो श्रीलंकन यहाँ पे श्रीलंकन तमिल के जो इंसर्जेंट ग्रुप एक है लिट्टे यानी लिबरेशन फॉर तमिल इल्लम, ये एक जो श्रीलंका में तमिल लोग थे उनके लिए अलग से देश का मांग कर रहे थे, वो राजीव गांधी का हत्या करवा देंगे तमिलनाडु में, जिस कारण से आगे जब चुनाव होगा 1991 में तो कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरेगी। और जो नरसिम्हा राव है यहाँ पे वो क्या बनेंगे, कांग्रेस की तरफ से अगले देश के प्रधानमंत्री बनेंगे लोग। तो यही सब चेंजेस हमको इस टाइम पीरियड में क्या देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एरा ऑफ कोलेजन यानी गठबंधन का टाइम पीरियड ये है। Election in 1989 led to defeat of the Congress party but did not result in majority of any other party. Though the Congress was the largest party in Lok Sabha, it did not have a clear majority and therefore it decided to sit in opposition. The National Front, which was itself an alliance of Janata Dal and some other regional party, received support from two diametrically opposite political groups, the BJP and the Left Front. On the basis, नेशनल फ्रंट फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट बट द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट ज्वाइन दिस गवर्नमेंट। अब देखो क्या हो रहा है, 1989 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें क्या होता है, कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरती है, परंतु उनके पास अपने दम पर सरकार बनाने का यहाँ पे बहुमत नहीं रहता है, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी कहाँ बैठेगी, विपक्ष में, और एक नेशनल फ्रंट का फॉर्मेशन किया जाएगा जो बेसिकली जनता दल के और भी जो पार्टी होंगे वो इसके मेंबर रहेंगे। वो लोग मिलकर यहाँ पे क्या करेगा, लोग सरकार बनाएगा लोग और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब इस गवर्नमेंट को सपोर्ट था तुमको दो ऐसे पार्टी को जो आइडियोलॉजी में एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी एक लेफ्ट पार्टी जितने थे यानी जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी थे उनका, और एक जो बीजेपी है उनका, यानी एक लेफ्ट विंग पार्टी और एक राइट विंग पार्टी, दोनों का सोचने का तरीका अलग, पर दोनों सपोर्ट किसको दे रखे हैं यहाँ पे, ये जो विश्वनाथ प्रताप सिंह का गवर्नमेंट है नेशनल फ्रंट का, इसको दे रखे हैं। ये लोग बस सपोर्ट दिया रहता है पर ये लोग का गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं रहता। ये लोग अपने एमपी के लिए यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर का मांग नहीं करता है। लोग आउटसाइड से ये लोग का क्या रहता है कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मानो अगर ऐसा है तो सरकार चलाने में दिक्कत होगा ही, तो आगे हम लोग वही जानेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। The defeat of the Congress party marked to the end of Congress dominance over the Indian party system. Do you remember the discussion in chapters about the restoration of Congress system? Way back in the late 16, the dominance of the Congress party was challenged, but the Congress under the leadership of Indira Gandhi managed to re-establish its predominant position in politics. The 90s saw yet another challenge to the predominant position of the Congress. It did not, however, mean the emergence of any other single party to fulfill its place. अब देखो यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड 89 का, इससे क्या हो रहा है यहाँ पे कांग्रेस का अब यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। देखो कांग्रेस का डिक्लाइन एक टाइम और पहले हुआ था जब हम लोग पीछे पड़ चुके हैं लोग। जो कांग्रेस सिस्टम था वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। जब यहाँ पे 67 में इलेक्शन हुआ था तो वहां पे कांग्रेस पार्टी क्या अभी तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का उस समय था। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, 71 के इलेक्शन में पूरे कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफॉर्म कर देगी, नए सोशल ग्रुप को साथ में लेगी। तो उस समय कांग्रेस उभर के आ तो जाएगी, पर जो पुरानी वाली कांग्रेस रहेगी वो कांग्रेस वो वाली नहीं रहेगी, क्योंकि नए वाले कांग्रेस को किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, माइनॉरिटीज वोट पे,
जो ट्राइबल वोट है आदिवासी उनका, शेड्यूल कास्ट का जो यूथ है वुमेन है उनके, और फिर चल के सेम चीज अब कांग्रेस के सामने दोबारा कब सामने आ रहा है, सेम अब 89 के चुनाव के बाद कांग्रेस के सामने फिर से वो सवाल आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब कांग्रेस का यहां से क्या हो जा रहा है, डिक्लाइन शुरू हो जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है इस टाइम पीरियड पे कि कोई और कांग्रेस के सामने उतनी बड़ी पार्टी अभी उभर कर आ गई है। ये कब का बात है, 89 का बात है। अब देखो, recent development in Indian politics thus began an era of multi-party system. To be sure, a large number of political parties always contested in our country. Our parliament has always had representative from several political parties. What happened after 89 was the emergence of several parties in such a way that one or other party did not get most of the votes or seats. This also meant that no single party secured a clear majority of seats in Lok Sabha election held in 89 till the 2014. This development initiated an era of coalition government at the center in which regional parties played an important crucial role forming a ruling alliance. But in 2014 and 90 Lok Sabha election, the BJP get a clear majority on its own. अब देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में शुरू से चला आ रहा है जब से हमारा देश आजाद हुआ है। पर जब मल्टी पार्टी सिस्टम पहले था उसमें एक पार्टी को पहले यहाँ पे मेजॉरिटी मिल जाता था, बहुमत मिल जाता था। तो पहले जो कांग्रेस पार्टी वो थी, तो कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से सरकार बना ले रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हमेशा से यहाँ पे बहुमत मिल रहा है। पर फिर भी उस टाइम पीरियड पे भी बहुत सारे पार्टी के चुनाव लड़ते थे और चुनाव में कुछ कुछ सीट जीतते थे। पर जब 89 का चुनाव खास इसलिए है क्योंकि इस चुनाव के बाद से 2014 तक जितने भी चुनाव हुए, किसी भी पार्टी को अपने दम पर यहाँ पे सरकार बनाने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए होता है वो नहीं मिला। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कुछ सीटें यहाँ पर जीत कर आई और यहाँ पे मिलकर सरकार वो लोग मिलकर बनाता था, जिसको हम लोग क्या कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार हम लोग बोलते हैं। फाइनली ये चीज यहाँ पे खत्म कब होगा, जब 2014 और 19 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर यहाँ पे बहुमत लेकर आएगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। अब यहाँ पे अलायंस पॉलिटिक्स, द 90s also saw the emergence of powerful political parties and movement that represented the Dalit backward castes, other backward classes or OBC. Many of these party represented powerful assertion as well, as this party played an important role in United Front government that came to power in 96. The United Front was similar to the National Front of 89. For it included Janata Dal and several regional party. This time the BJP did not support this government. The United Front was supported by the Congress. This show how unstable the political equation were. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो 90 का पीरियड है यहाँ पे इमरजेंस किस चीज को हमको देखने को मिलता है, जो ऐसे पार्टी या फिर ऐसे ग्रुप का जो दलित और यानी बैकवर्ड कास्ट का यहाँ पे पॉलिटिक्स करते थे, उनके पास यहाँ पे पावर आना शुरू हो जाता है, वो लोग यहाँ पे सीट जीतना शुरू कर देता है। तो जब 96 में लोकसभा चुनाव होगा तो 91 के बाद दूसरा चुनाव कब होगा, 96 में, तो वहां पे सरकार बनेगी यूनाइटेड फ्रंट की। यूनाइटेड फ्रंट जो नेशनल फ्रंट का एक सरकार था 89 में, बेसिकली उसी टाइप का एक गवर्नमेंट है क्योंकि 89 में भी चुनाव में जो एक मेन पार्टी है वो जनता दल है, वो सेम अभी भी लीड कर रही है किसको, यूनाइटेड फ्रंट वाले कोलिशन को भी। मतलब गठबंधन का नाम बदल रहा है पर पार्टी उसमें सेम है। बस इसमें एक चीज हमको चेंज देखने को मिला था कि 89 में जो यूनाइटेड नेशनल फ्रंट में जो बीजेपी सपोर्ट कर रखी थी, अब 96 वाले में बीजेपी का सपोर्ट नहीं है। बीजेपी की जगह कौन सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे कांग्रेस कर रही है और अब बीजेपी क्या हो, यहाँ पे मेन ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पे बनकर सामने आएगी। The United Front government was supported by the Congress. This so how अब देखो कांग्रेस के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, तो इससे हमको क्या दिखता है कि पॉलिटिकल जो इक्वेशन है कितना अनस्टेबल है। एक सरकार को एक टाइम पे 5-6 साल पहले ही बीजेपी सपोर्ट कर रही है, अब उसको बीजेपी की जगह जो कांग्रेस पार्टी है वो सपोर्ट कर रही है। इन 89 both the left and the BJP supported the National Front government because they wanted to keep Congress out of power। देखो 89 में क्या है कि बीजेपी इसलिए सपोर्ट की या फिर लेफ्ट पार्टीज मिलके कि वो लोग कांग्रेस को नहीं चाहते थे कि कांग्रेस सरकार यहाँ पे पावर में आए। पर यहाँ पे जब 1966 का टाइम है, 1996 में क्या हो रहा है, द लेफ्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बट दिस टाइम द कांग्रेस सपोर्टेड इट एज बोथ द कांग्रेस एंड द लेफ्ट वांटेड टू कीप बीजेपी आउट ऑफ द पावर। अब देखो पावर डायनेमिक्स कैसे चेंज हो रहा है। 89 में बीजेपी जो चाहती थी कि हमको कांग्रेस को नहीं पावर में आने देना है, लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर वो सपोर्ट कर देती है नेशनल फ्रंट के गवर्नमेंट को। वही 1996 के चुनाव में क्या होगा, अब कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर क्या चाहेंगे कि हमको बीजेपी को कैसे भी पावर में नहीं आने देना है।
They did not success for long as the BJP continued to consolidate its position in the election of 91 and 96. It emerged as the largest party in 96 election and was invited to form government, but most of the other parties was opposed to its policy and therefore the BJP government could not secure a majority in the Lok Sabha. अब देखो जो बीजेपी है 91 की इलेक्शन से ही बात से जब राम जन्मभूमि का यहाँ पे मूवमेंट होता है उसके बाद से बीजेपी क्या करने लगती है, अपने सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाने लगती है, उसका इन्फ्लुएंस पूरे देश में बढ़ने लगता है। तो फाइनली 96 के चुनाव में बीजेपी क्या होगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में यहाँ पे सामने आएगी। पर यहाँ पे बीजेपी सरकार इसलिए नहीं बना पाएगी क्योंकि बीजेपी के पास अपना मेजॉरिटी नहीं रहता है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को इसलिए नहीं सपोर्ट करना चाहती थी क्योंकि बीजेपी का जो पॉलिसीज था वो क्या उनसे अलग था, जिस कारण से वो लोग सपोर्ट नहीं करते उनको, जिस कारण से बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते तो है शायद 12 से या फिर 16 दिन के लिए, फिर उनको क्या बीच में ही यहाँ पे रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि उनके पास अपना बहुमत नहीं था लोकसभा में। Finally, it came to power by leading a coalition government from May 89 to 1999 and was re-elected in 1999. Atal Bihari Vajpayee was the prime minister during this both NTA term and his government formed in 1996 completed this full term. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो तुम्हारा 96 के इलेक्शन में हुआ, 96 का इलेक्शन हुआ उसमें यहाँ पे क्या हुआ, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पर सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि और कोई पार्टी उसको सपोर्ट कर नहीं रहा है, जिस कारण से जो यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट है ये लोग क्या करेगा, लोग इस टाइम पीरियड में हमको दो प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे लोग, एक एचडी देवगौड़ा जो कर्नाटक से थे और एक और हमको आईके गुजराल देखने को मिलेंगे। और ये लोग बेसिकली क्या रहता है, ये लोग आपस में मिलकर यहाँ पे सरकार बनाता है लोग, पर ये लोग का सरकार नहीं चल पाता है, 2 साल के अंदर में ही दोनों आदमी का सरकार गिरेगा, फिर से यहाँ पे लोकसभा का चुनाव होगा। अब वो चुनाव कब होगा तुम्हारा 1998 में चुनाव होगा। अब जो 1998 का दोबारा से चुनाव होगा उस टाइम पीरियड में क्या होगा, बीजेपी सरकार बनाएगी पर फिर उसके पास उतना ज्यादा बहुमत नहीं होता है और इसी टाइम पे बीजेपी कारगिल का लड़ाई हो जाता है। तो जब कारगिल का लड़ाई होगा तो ये सरकार बीजेपी का कब से कब तक चलेगा, मई 1998 टू जून 1999 तक। फिर जब कारगिल का वॉर खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोबारा इलेक्शन होगा देश में 1999 में अक्टूबर महीना में। तब इस चुनाव में क्या होगा, फिर से बीजेपी अब पावर में आएगी, साथ में इस बार उसको ज्यादा नंबर ऑफ सीट बीजेपी जीत पाती है और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से यहाँ पे क्या प्रधानमंत्री बनेंगे और क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पूरे 5 सालों के लिए लीड करेंगे 2004 तक। Thus, with the election of 89, a long phase of coalition politics began in India. Since then, there have been 11 government at the center, all of which either have been coalition government or minority government supported by other party which did not join the government. अब देखो 89 से अभी तक हमको 2014 तक के टाइम पीरियड तक हमको 11 सरकार देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 89 का जो टाइम पीरियड है इसके बाद से हमको 11 ऐसे सरकार देखने को मिलेगी और 11 के 11 जो सरकारें रहेंगी वो क्या उनको सपोर्ट किया जाएगा किसी और पार्टी के द्वारा, या फिर कोई पार्टी डायरेक्ट गवर्नमेंट में पार्ट नहीं लेगी पर उनको पीछे से सपोर्ट करेगी। तो इसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या कोलेशन एरा के रूप में हम लोग देखेंगे। इन दिस न्यू फेज एनी गवर्नमेंट कुड फॉर्म ओनली विद द पार्टिसिपेशन और सपोर्ट ऑफ मेनी रीजनल पार्टी। दिस अप्लाइड टू द नेशनल फ्रंट इन 89, यूनाइटेड फ्रंट इन 96 एंड 97, द बीजेपी लेड कोलेशन 98, एनडीए इन 99, यूपी इन 2004 एंड 2009। हाउएवर दिस ट्रेंड चेंज इन 2014। अब देखो 89 के बाद से सबसे पहले 89 में नेशनल फ्रंट का गवर्नमेंट बनेगा, उसमें कोई बहुत सारी रीजनल पार्टी मिलकर सपोर्ट करेगी। 96 में जब यूनाइटेड फ्रंट बनेगा उसमें भी रीजनल फ्रंट सपोर्ट करेगी। 97 में भी जब पहले 96 में एचडी देवगौड़ा बनेंगे, आईके गुजराल बनेंगे, फिर जब एचडी देवगौड़ा बनेंगे उनको भी सपोर्ट मिलेगा बाहर से। बीजेपी भी जब 98 में सरकार बनाती है कोलिशन उनको भी बहुत सारी पार्टी मिलकर सपोर्ट करती है। या फिर
आगे चलकर अब एनडीए का फॉर्मेशन होगा, तो एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी का लेड अलायंस है, वो 1999 में सरकार बनाएगी। उस समय भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करते हैं। फिर यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये 2004 और 9 में जब सरकार बनाएगी, इस समय भी एक पार्टी के पास कोई बहुमत नहीं है, बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे मिलकर सपोर्ट नहीं हुए हैं। ये ट्रेंड कब चेंज हमको देखने को मिला? 2014 में, जब बीजेपी अपने दम पर यहाँ पे सरकार बनाने में कामयाब होगी। Let us connect this development in what we have learned so far. The era of coalition government may be seen as a long-term trend resulting from relatively silent changes that were taking place over last few decades. We saw in chapter 2 that in earlier times it was the Congress party itself that was a coalition of different interests and social groups. This gave rise to the rise of the term Congress system. अब देखो, अब जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं लोग, ये सब पढ़ के अब आगे हम लोग चैप्टर में एक एक करके समझेंगे लोग कि सब जो चेंजेस हो रहा था, हमको देखने को मिल रहा था, इनके पीछे का क्या क्या रीजन था। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे लोग कि देखो ये टाइप का जो कोलिजन है, इसमें बहुत सारे रीजनल पार्टी अलग अलग आकर क्या कर रहे हैं, मिलकर सरकार बना रहे हैं। पर चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़े थे लोग, कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी है, एक सिस्टम बना हुआ है कांग्रेस सिस्टम, जिसमें बहुत सारे अलग अलग सोचने वाले लोग आ रखे हैं। ये कब का टाइम पीरियड है? जब ये कांग्रेस का डोमिनेंस है, यानी 1951 से लेकर 1966 के बीच का जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड है। अब देखो यहां पे कुछ बता रखा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1989 से अभी तक उनके बारे में। तो पहले कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये कब से कब तक रहेंगे? दिसंबर 89 टू नवंबर 1990। ये नेशनल फ्रंट के रहेंगे, इनको सपोर्ट बीजेपी और कांग्रेस दोनों की रहती है। फिर 1991 से 1991 के बीच में यहाँ पे रहेंगे चंद्रशेखर। इनके भी, ये भी नेशनल फ्रंट के ही ये रहते हैं। पार्टी ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा इनके और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच में। तो नेशनल फ्रंट के कुछ इनको और सपोर्ट मिल जाएगा समाजवादी जनता पार्टी के द्वारा, और कांग्रेस इनको सपोर्ट कर देगी। आगे चलकर देखो इसमें क्या है, फिर अब कौन बनेगा यहाँ पे? पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव 5 साल के लिए टर्म पूरा करेंगे। ये एआईएडीएमके और जो छोटी पार्टी होती है इनको सपोर्ट कर देगी। ये कांग्रेस के रहते हैं पीवी नरसिम्हा राव। फिर बनेंगे यहाँ पे मई 1996 से जून 1996 के बीच में 12 या 14 दिन के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, और पर इनके पास बहुमत नहीं होता है, जिस कारण से ये सरकार भी गिर जाएगा। फिर यहाँ पे बनेंगे एचडी देवगौड़ा, जून 1996 से अप्रैल 1997। यूनाइटेड फ्रंट रहेगा, कांग्रेस सपोर्ट की रहेगी ताकि बीजेपी पावर में ना आए। फिर जब एचडी देवगौड़ा और इन्हीं के पार्टी के लोग के बीच में जब नहीं बनेगा, तो आगे चलकर आईके गुजराल यूनाइटेड फ्रंट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अप्रैल 1997 से मार्च 1998। इसमें भी कांग्रेस पार्टी सपोर्ट की रहेगी। फिर आगे चलकर यहाँ पे फिर से बनेंगे अब कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। पहले मार्च 1991 से अक्टूबर 1991। फिर जब इलेक्शन होगा उस समय उस इलेक्शन में फिर से बीजेपी जीत कर आएगी, तो फिर अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक ये रहेंगे, एनडीए लीड करेंगे। बीजेपी इसमें मेन पार्टी रहेगी, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद यहाँ पे मई 2004 से लेकर मई 2014 तक यहाँ पे कांग्रेस पार्टी लीड करेगी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए को, और देश के प्रधानमंत्री रहेंगे मनमोहन सिंह। और अब 2014 मई से अभी तक बीजेपी के द्वारा जो लेड एनडीए अलायंस है, यानी अभी प्रेजेंट जनवरी 2026 चल रहा है, और कौन है? नरेंद्र मोदी यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री हैं। We also saw in chapter that especially since late 60s, various sections had been leaving the Congress fold and forming separate political parties of their own. We also noted that the rise of many regional political party after 77. While this development weakened the Congress party, they did not enable to any single party They did not enable any single party to replace the Congress। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऊपर अभी हम लोग जस्ट कांग्रेस सिस्टम के बारे में समझ कर आए हैं लोग कि 1951 से लेकर 66 के बीच में कांग्रेस में ही अलग अलग सोचने वाले लोग थे, उसी और अलग अलग सोचने वाले लोग थे, उसी को हम लोग क्या बोलते थे लोग? कांग्रेस सिस्टम बोलते थे लोग, जिसमें पूरे डाइवर्स सोच के यहाँ पे लोग एक साथ थे। आगे चलकर हम लोग यहाँ पे क्या जान रहे हैं कि उसी के बाद हम लोग क्या देखते हैं लोग कि 1960 के बाद से ही बहुत सारे जो कांग्रेस के ही अपने पार्टी लीडर थे वो छोड़कर अपना पार्टी यहाँ पे बना रहे हैं, और साथ में 77 इमरजेंसी लगने के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद से क्या कांग्रेस का जो पोजीशन रहता है, वो पोजीशन कांग्रेस अपने आप को दोबारा क्लेम नहीं कर पाएगी। तो इन्हीं सब टाइम पीरियड को अब हम लोग एक एक जो हम लोग जाने हैं लोग, पढ़े हैं लोग, क्या करेंगे लोग, एक एक करके कनेक्ट करेंगे लोग, और एक सभी चीज को हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है? पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पे देखो क्या
One long-term development of this period was the rise of other backward classes as a political force. You have already come across this term OBC. This term refers to the administrative category other backward classes. These communities are other than SC and ST who suffer from educational and social backwardness. These are also referred as the backward caste. We have already noted in chapter 6 that support for the Congress among many sections of the backward caste had declined. This enacted a space for the non-Congress parties that drew मोर सपोर्ट फ्रॉम दिस कम्युनिटीज। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड अब किसके बारे में यहाँ पे शुरू होगा। हम लोग जैसे कि हम लोग जाने लोग कि एक बैकवर्ड क्लास यानी बैकवर्ड कास्ट नाम की एक कैटेगरी है जो ना कि एससी है ना ही एसटी है। वो उस समय जितने और बचे थे यानी जनरल, उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो एजुकेशनली और सोशली क्या है, बैकवर्ड है। तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनको मतलब सरकार यहाँ पे जो काम करेगी। तो ये पहले किसके वोटर थे, ये कांग्रेस पार्टी के वोटर थे। पर हम लोग 1977 के इलेक्शन में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि 77 के इलेक्शन में जो जितने भी बैकवर्ड कास्ट के मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वो किसको यहाँ पे वोट दे देते हैं, जनता पार्टी को। जिस कारण से इमरजेंसी के बाद वाले चुनाव में पूरे नॉर्थ इंडिया में जनता पार्टी क्या करेगी, यहाँ पे क्लीन स्वीप करेगी। अब you recall that the rise of this party first around the political expression at the national level in the form of Janata Party government in 77। मैं बता दिया हूँ, many of this constituents of the Janata Party like भारतीय क्रांति दल and the संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी had a powerful ruler base among some section of the OBC। अब देखो यही बताया जा रहा है कि जनता पार्टी में कुछ ऐसे पार्टी जो मर्जर कर रखे थे, जैसे भारतीय क्रांति दल बीकेडी जो चौधरी चरण सिंह का था, या फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो यहाँ पे राम मनोहर लोहिया का था। ये लोग के भी, इन लोगों के पास जो अच्छा खासा वोट बैंक किसका था, ओबीसी का था। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। अब यहाँ पे है तो देखो, मान लो अब जो आदमी इनको जिता रखा है तो इनके लिए इनको कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहीं पे अब यहीं से इशू आएगा किसका, मंडल कमीशन का, सब कुछ। तो इन 80s जनता पार्टी ब्रॉट टुगेदर सिमिलर कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल ग्रुप विथ ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग ओबीसी। दिस द डिसीजन ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन फर्दर हेल्प इन द शेपनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास। अब देखो ये जब यहाँ पे जो जनता पार्टी चुनाव जीत कर आएगी तो ये लोग क्या करेगा, लोग के एक मंडल कमीशन ये लोग बैठाएगा। लोग बेसिकली किसके लिए, जो अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनके लिए बैठाया जाएगा, ताकि देखा जाए कि वो लोग कितने पीछे, हम लोग उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं ताकि वो लोग का क्या अपलिफ्टमेंट हो सके। तो वो जो रिकमेंडेशन दिए रहते हैं वो क्या किया जाएगा, यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। कब, 1990 के टाइम पीरियड के टाइम पे इस चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिस कारण से जो आने वाली पॉलिटिक्स हमको देश में मिलेगी ये क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा हमको अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या है, The intense national debate for and against reservation in jobs made people from OBC communities more aware of this identity. Thus, is help for those who wanted to mobilize this political group। अब देखो ये जब बात आता है कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है, तो इसके जो पक्ष वाले थे या फिर जो विपक्ष वाले थे इसके बारे में बात करते हैं, तो जो ओबीसी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं उनके बारे में पता चलता है कि ये एक ऐसा चीज है और वो लोग इससे क्या हो सकता है, उनको ये चीज के बारे में जानकारी पता चलता है। तो जब उनको जानकारी होगा तो जो पॉलिटिकल पार्टीज इनके हित से के बारे में बात करती थी वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, इकट्ठा कर पा रहे हैं। This period saw the emergence of many parties that sought their opportunities for OBC in education and employment and also raised the question of the share of power enjoyed by the OBC। Same ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है क्या कर रहे हैं, वो ओबीसी कम्युनिटीज है उनके लिए एजुकेशन, उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर या फिर उनका पावर है उसमें उनका शेयर होना चाहिए, इसके बारे में ये लोग बात कर रहा है। दिस पार्टी क्लेम दैट सिंस ओबीसी कंस्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इट वाज ओनली डेमोक्रेटिक दैट द ओबीसी शुड गेट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैव देयर ड्यू पावर ऑफ ड्यू शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जितने भी पार्टीज थे इनका क्या कहना था कि ओबीसी का जो एक गड़ा है वो एक पूरे जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें ये लोग अच्छा खासा संख्या में ये लोग का यहाँ पे पॉपुलेशन है, जिस कारण से इनको क्या यहाँ पे देश के जितने भी पावर है उसमें पावर शेयरिंग में इनको क्या अच्छा खासा इनको भी यहाँ पे भाग मिलना चाहिए ताकि इनका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो सके, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या फिर गवर्नमेंट को जो पावर शेयर करने का बारी है उसमें हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, द मंडल कमीशन। तो देखो रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वर इन द एग्जिस्टेंस इन साउदर्न स्टेट्स इन 60s इफ नॉट अर्लियर, बट दिस पॉलिसी वाज नॉट ऑपरेटिव इन इंडियन स्टेट। देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन साउथ इंडिया में 1960 के बाद से ही देना शुरू हो गया था, पर ये चीज नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं था।
It was during the tenure of Janata Party in 77 to 79 the demand for reservation for backward caste in North India at the national level was strongly raised. अब देखो जनता पार्टी के टाइम पे ही ओबीसी के रिजर्वेशन का यहाँ पे जो बात होता है ये लोगों के द्वारा उठाया जाता है. कब का टाइम पीरियड है? 77 टू 79. Karpuri Thakur, the then Chief Minister of Bihar, was a pioneer in this direction. His government had introduced new policy of reservation for OBC in Bihar. Following this, central government appointed a commission in 1978 to look into and recommend ways to improve the condition of the backward classes. अब देखो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के इसी टाइम पीरियड में मुख्यमंत्री बनते हैं, वो क्या करेंगे? ओबीसी के लिए बिहार स्टेट में यहाँ पे रिजर्वेशन दे देंगे, जिस कारण से सेंट्रल लेवल पे भी अब यहाँ पे क्या बात होने लगेगा कि हम ओबीसी को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए. तो जो सेंट्रल में गवर्नमेंट रहती है जनता पार्टी की, वो यहाँ पे एक कमीशन का फॉर्मेशन करेगी ताकि यहाँ पे कैसे कैसे उनको किस वे में यहाँ पे हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उनको कंडीशन के इस चीज के लिए. This was the second time since independence that the government had appointed such a commission. Therefore, this commission, officially known as Second Backward Classes Commission, popularly the commission is known as Mandal Commission after the name of its chairperson Bindweswari Prasad Mandal. अब देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस टाइप का कमीशन अभी तक के आज़ाद भारत के इतिहास में दूसरी बार बनाया जा रहा था, इसीलिए हम लोग इसको सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के नाम से जानते हैं. पर सभी लोग इसको किस नाम से जानते हैं? मंडल कमीशन के नाम से. क्यों? क्योंकि इस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे उनका क्या नाम है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल. The Mandal Commission was set up to investigate the extent of educational and social backwardness among various sections of Indian society and recommend ways to identifying these backward classes. अब देखो यहाँ पे मंडल कमीशन को इसलिए सेट किया गया था ताकि हम पता कर सके कि जो बैकवर्ड कितना जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं वो कितने पीछे हैं और कौन कौन सा कास्ट है वो जो पीछे रह चुका है जिसको हमको यहाँ पे उनके कंडीशन को इम्प्रूव करना है. It was also expected to give its recommendation on the ways in which this backwardness could be end. साथ में इनको इस पे भी अपना विचार देना था कि इनका जो बैकवर्डनेस है ये जो कास्ट है इनका हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं. The commission gave its recommendation in 80s. By then, the Janata Party government had fallen. The commission advised that backward classes should be understood to mean backward caste, since many castes other than scheduled caste were also treated as low in the caste hierarchy. अब देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कमीशन है ये अपना रिकमेंडेशन 1980 में ही दे देती है, पर उस समय तक जो जनता पार्टी का सरकार रहता है वो यहाँ पे गिर जाएगी और इंदिरा गांधी यहाँ पे देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी. तो इनका ये कहना रहता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको हम किस नाम से बोलेंगे लोग? बैकवर्ड कास्ट के नाम से. क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे भी कास्ट है जो शेड्यूल कास्ट में नहीं आते हैं पर उनका जो सोशल हायरार्की में जो रैंकिंग है वो नीचे है, जिस कारण से हम लोग इन सबको मिलाकर यहाँ पे क्या बोलेंगे लोग? बैकवर्ड कास्ट बोलेंगे लोग. द कमीशन डिड अ सर्वे एंड फाउंड दैट दिस कास्ट हैड वेरी लो प्रेजेंस इन बोथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस. तो ये जो कमीशन था ये सर्वे किया, इससे क्या पता लगा कि जो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और जो पब्लिक सर्विस यानी सरकारी नौकरी है उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन यानी जो इनका वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है. इट इज़ देयरफॉर रिकमेंडेड टू रिजर्विंग 27% ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर दिस पीपल. और इस कारण से यहाँ पे क्या रिकमेंड किया जाता है? सुझाव दिया जाता है कि 27% रिजर्वेशन इनको देना चाहिए. किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और जो सरकारी नौकरी होती है उसमें. द मंडल कमीशन ऑल्सो मेड मेनी अदर रिकमेंडेशन लाइक लैंड रिफॉर्म टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द ओबीसी. मंडल कमीशन और भी यहाँ पे सुझाव देती है सरकार को कि हमको यहाँ पे भूमि सुधार करना है, जिस कारण से जो ओबीसी का कंडीशन है ठीक किया जा सके. फाइनली अगस्त 1990 में जो नेशनल फ्रंट का सरकार रहता है यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह का, वो यहाँ पे क्या करेगी? इतने सारे जो रिकमेंडेशन दिया गया रहता है उसमें से एक रिकमेंडेशन को मानेगी कि जो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट जॉब्स में इनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा 27% का. और इस कारण से इस डिसीजन के बाद ही क्या हो जाएगा? पूरे देश में यहाँ पे एजुटेशन शुरू हो जाएगा और प्रोटेस्ट लोग करने लगेंगे लोग, खासकर कहाँ? जो नॉर्थ इंडिया के जो सिटी रहते हैं वहाँ पे आगे चलकर इस चीज को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में. और इसी केस को हम लोग जानते हैं लोग इंदिरा सोहाने केस ऑफ 1992. और नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जजमेंट अपना देगी. सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि जो सरकार यहाँ पे डिसीजन दे रखी है ये पूरी तरीके से सही है कि यहाँ पे जो ऐसे कास्ट है जो यहाँ पे एजुकेशनली और सोशली पीछे है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन देना सही है. साथ ही में इसमें एक और चीज कर दिया जाएगा जो इसमें बताया नहीं गया है
कि इंदिरा साहनी जजमेंट में ये भी था कि पॉलिटिकल जो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है इसको सेट कर दिया गया कि 50% का जो लिमिट होता है उसको यहाँ पे एक्सीड नहीं करना चाहिए। पर आगे चलकर जब गवर्नमेंट इसको 10% रिजर्वेशन लेकर आएगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, यानी जो जनरल पीपल है और जो जिनके पास वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है उनके लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% का लेकर आया जाएगा। तो इस चीज का यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस कैप को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एज एक्सेप्शन देखेगी। पर और भी इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर रिजर्वेशन का जो लिमिट है 50% से ज्यादा ही क्रॉस कर चुका है। जैसे कि बिहार में भी अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था उस बेसिस पे यहाँ पे जो न्यू लेकर आया गया तो उसमें जो रिजर्वेशन था वो अप्रॉक्स 70% तक चला गया। तो सीट ही ऐसे नहीं बच रहा है। सेम लद्दाख का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, वहां पर रिजर्वेशन 95% तक चला गया है। जो शेड्यूल ट्राइब जो हैं उनको वहां पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है और साथ ही में 1% वहां पे रिजर्वेशन मिल रखा है, 1% रिजर्वेशन मिल रखा है जो वहां पे शेड्यूल कास्ट है उनको, और कुछ जो माइनॉरिटीज है उनको वहां पे रिजर्वेशन है। तो ऐसा नहीं है कि इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद से जो इसमें फिक्स किया गया था एक लिमिट की इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए, ये अभी इसको मतलब बहुत सारे स्टेट चेंजेस लेकर आकर उस रिजर्वेशन को बढ़ा रखे हैं। बहुत सारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ, जैसे महाराष्ट्र में मराठावाड़ा रीजन के लोगों को ओबीसी में डाला गया जिस कारण से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन का लिमिट था वो बढ़ गया। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये चैलेंज हुआ तो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट गया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट इस चीज को अपहेल्ड कर दिया। फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि इसको वहां पे स्ट्रक डाउन कर देता है। फिर से वहां पे मांग किया जा रहा है कि जो मराठावाड़ा रीजन के मराठी पीपल है उनको यहाँ पे क्या किया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, ओबीसी कैटेगरी में डाला जाए। तो ऐसे पूरे इंडिया में अभी यहाँ पे अभी के टाइम पर हम लोग देख सकते हैं कि रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पे बहस चल रहा है। साथ में कुछ लोग इसका भी मांग कर रहे हैं कि जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाकर 90% के अराउंड में कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है ओबीसी एससी एसटी का इनका वहां तक है। तो ये सब पॉलिटिक्स अभी के टाइम पर हमको देखने को मिल रहा है। तो आगे यही बताया गया है कि इन्हीं सब से अब क्या होगा, जो आने वाला पॉलिटिक्स है ये क्या होने वाला है, इन्फ्लुएंस होने वाला है कि जो इन सोशल ग्रुप को एक साथ अपने साथ कंबाइन करके रखा है वैसे वो पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतते जाएगी। अब यहाँ पे है पॉलिटिकल फॉल आउट। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इन सब सेक्शन के बारे में बात करती थी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो सबसे पहले क्या है, द 1980 ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित। इन 1978 बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी communities employees federation BAMSEF was created. This organization was not an ordinary trade union of government employees. It took a strong position in favor of political power to the bahujans, the SC ST OBC and minorities. अब देखो 80 के टाइम पीरियड से हमको क्या, जो दलित पॉलिटिक्स का जो दलित के बारे में बात करने वाले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उनका यहाँ पे वर्चस्व हमको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, उनका यहाँ पे राइज देखने को मिलेगा। 1978 में जो कांसीराम है एक चीज का यहाँ पे फाउंडेशन रखेंगे जिसका नाम है बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। ये कोई एक ट्रेड यूनियन जैसा, सरकारी ट्रेड यूनियन का जो सरकारी एम्प्लॉय रहते हैं ट्रेड यूनियन बनाए रहते हैं वैसा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है। जितने भी बहुजन होते हैं, बहुजन मतलब एक टर्म दिया जाता है बहुजन, इसमें वो सभी लोग इंक्लूड करते हैं जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी हैं या फिर माइनॉरिटीज हैं। It was out of this that the subsequent the Dalit Shosith Samaj Sangharsh Samiti and later the Bahujan Samaj Party BSP emerged under the leadership of Kansi Ram. The BSP began a small party supported by Dalit voters in Punjab, Haryana and UP. अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसी बामसेफ से आगे चलकर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनेगी और आगे चलकर एक नया पार्टी का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग जानेंगे लोग बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के नाम से। ये दोनों चीज किसके द्वारा फाउंड किया जाएगा, कांसी राम के द्वारा। और आगे चलकर बीएसपी क्या करने लगी, जो दलित पॉलिटिक्स है जिस कारण से जहां पे उनका अच्छा खासा प्रेजेंस रहता है, जिस कारण से वो लोग उस रीजन में चुनाव जीतना शुरू कर देंगे लोग, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। फाइनली यहाँ पे जो 89 और 91 का इलेक्शन होता है ये उत्तर प्रदेश में बीएसपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड मेनली बाय दलित वोटर अचीव दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सक्सेस। तो 89 और 91 जो चुनाव हुआ रहता है उत्तर प्रदेश में, उस समय बीएसपी पार्टी को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता है। तो ये आजाद भारत में पहली बार आता है कि कोई ऐसा पार्टी है जिसको ज्यादा वोट दलित लोगों से मिल रखा है, उनको ऐसा पॉलिटिकल सक्सेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
In fact, BSP under Kasiram leadership was envisaged as an organization based on pragmatic politics. It derived confidence from the fact that the Bahujans, SC, ST, OBC and religious minorities constituted the majority of the population and were a formidable political force on the strength of their members. Since then, BSP has emerged as a major political player in the state and has been in government for more than one occasion. Its strongest support still comes from the Dalit voter, but it had expanded the support now in various other social group. In many parts of India, Dalit politics and OBC politics have developed independently and often in the competition with each other. और देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बीएसपी खासकर काशीराम के अंदर में यहाँ पे एक ऐसा वोट बैंक क्रिएट करेगी। काशीराम का जो क्या नाम रहता है, जो बहुजन्स हैं यानी एससी एसटी, उसके बाद यहाँ पे ओबीसी और माइनॉरिटीज हैं, वो क्या है इंडिया के पॉपुलेशन में मेजॉरिटी में है। यानी अगर ये सब लोग मिलकर एक साथ वोट कर देगा किसी भी पार्टी को, तो वो पार्टी क्या है यहाँ पे चुनाव जीत जाएगी। तो इसी फॉर्म में, इसी कॉम्बिनेशन से क्या करते हैं, आगे चलकर बहुत सारे स्टेट में चुनाव लड़ेंगे और इनकी पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतेगी भी। पर आगे चलकर ये लोग बीएसपी अपने पार्टी में और भी जो सोशल ग्रुप है उनको यहाँ पे लेगा लोग। जैसे यूपी में जब बहन मायावती जीतती हैं 2008 के इलेक्शन में, तो उस समय मायावती को जो ब्राह्मण्स होते हैं यूपी के, उनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा सपोर्ट मिला रहता है, जिस कारण से उनको सरकार बनाने में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण कैंडिडेट भी जीतकर इनके पार्टी से उस समय आए रहते हैं। तो आगे यही बताया गया कि जो दलित, कभी कभी दलित पॉलिटिक्स और जो ओबीसी पॉलिटिक्स जो करने वाले अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक साथ मिलकर पॉलिटिक्स करते हैं। कभी कभी आपस में इनका लड़ाई हो जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं लोग कि उत्तर प्रदेश में ही जो ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाली यहाँ पे अखिलेश यादव की पार्टी है, और यहाँ पे मायावती की बीएसपी जो जिनका मेन जो वोट बैंक है वो है शेड्यूल कास्ट का। अब यहाँ पे बताया गया है काशीराम के बारे में, तो इनका डेट ऑफ बर्थ कब है, 1934, और कब तक है ये, 2006 तक यहाँ पे ये हैं। और ये जो ये किसका बात करते थे, बहुजन इंपावरमेंट का बात करते थे और फाउंडर है बीएसपी पार्टी के। उसके बाद ये क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में अपना जो सरकारी नौकरी इनको मिला रहता है ये इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या फाउंड करेंगे लोग, बामसेफ को और DS4 ये आगे चलकर फाउंड करेंगे। और आगे फिर इन सब के बाद फाइनली 84 में एक बहुजन समाज पार्टी का भी ये फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद ये एक आर्किटेक्चर माने जाते हैं कि कैसे जितने भी बहुजन हैं उनको एक साथ लाकर एक नया यहाँ पे तरीका देते हैं किसी पार्टी को चुनाव जीतने का। फिर किसका बात करते हैं लोग, सोशल इक्वेलिटी, खासकर जो दलित लोग हैं उनको मिल सके उसके बारे में। फिर यहाँ पे है कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब देखो यहाँ पे क्या है, द अदर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द विजिबल राइज ऑफ द पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी लीडिंग टू अ डिबेट अबाउट सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब देखो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में यहाँ पे धर्म का राजनीति हमको क्या देखने को मिल रहा है, जिसको क्या देखा जा रहा है यहाँ पे कि देश के जो सेकुलरिज्म है और देश का जो लोकतंत्र है उसके लिए क्या है, एक टाइप से ये मतलब अच्छा नहीं है। वी नोटेड इन चैप्टर 6 दैट इन द आफ्टर मंथ ऑफ इमरजेंसी द भारतीय जनसंघ हैड मर्ज्ड विद द जनता पार्टी आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेक अवे द सपोर्टर ऑफ द अर्स्टवाइल जनसंघ फॉर्म भारतीय जनता पार्टी इन 80s। इनिशियली बीजेपी अडॉप्टेड अ ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दैट of the Jansangh. BJP embraced Gandhian socialism along with the cultural nationalism as its ideology, but it did not get much success in election held in 84. After 86, the party began to emphasize nationalism as the core of its ideology, and BJP also pursued the politics of Hindutva for the political mobilization. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे यही है कि हम लोग जैसे पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में जो भारतीय जनसंघ था वो क्या करता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आकर एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी और एक जनता पार्टी का फॉर्मेशन होगा, तो जनसंघ यहाँ पे जनता पार्टी में मिल जाएगी। पर जब आगे चलकर जनता पार्टी का सरकार गिरेगा तो जो जनसंघ के लीडर थे जो जनता पार्टी में आए रहते हैं वो क्या करेंगे लोग, एक नया पार्टी का फॉर्मेशन करेंगे लोग जनता पार्टी से निकलकर, जिसका नाम लोग क्या रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टी कब बनेगी, 1980 में। स्टार्टिंग में जो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी रहता है किसको फॉलो करते हैं लोग, जो गांधीयन सोशलिज्म का है, यानी जो लोगों
का वेलफेयर के लिए काम करना है, उस आइडियोलॉजी से ये लोग काम करता है लोग। साथ में इनका रहता है कल्चरल नेशनलिज्म को लेकर। पर आगे चलकर जब चुनाव होगा यहाँ पे 84 में, उस चुनाव में इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता है, तो ये लोग क्या करेगा लोग, इन लोग का जो कोर आइडियोलॉजी हो जाएगा नेशनलिज्म का, और आगे चलकर ये लोग किसके बारे में बात करेंगे लोग, हिंदुत्व के बारे में, जिस कारण से क्या हो सके यहाँ पे जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं उनका क्या हो सके, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो सके, वो लोग मिलकर वो लोग क्या करें, इनको वोट दे सके। Hindutva was popularized by the Vinayak Damodar Savarkar as the basis of the Indian nationhood. It basically means that to be an Indian, one must accept India as their fatherland, Pitru Bhumi, as well as their holy land, Punya Bhumi. Believers of the Hindutva argue that a strong nation cannot be built on the basis of an united national culture. They also believe that in the cases of India, Hindutva can provide this basis. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो हिंदुत्व जो टर्म है ये किसके द्वारा मतलब ऐसे पॉपुलराइज किया गया था, तो जो यहाँ पे सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर, उनके द्वारा ये टर्म दिया गया था, जिसमें क्या था कि अगर कोई इंडियन है तो इंडियन को यहाँ पे क्या क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मानना है कि इंडिया ही हमारे लिए सब कुछ है, और हमारे लिए होली लैंड भी यही है। और साथ में जो सावरकर का साथ में ये भी कहना था कि कोई भी जो देश है वो तभी बन सकता है जब वो कल्चरली क्या हो, यहाँ पे यूनाइटेड हो, और इन सबको यूनाइट करने का यहाँ पे तरीका कौन सा है, हिंदुत्व का तरीका है। Two development around 86 became central to the politics of BJP. The first was Shah Bano case in 85. In this case, a 62-year-old divorced Muslim woman had filed a case for the maintenance from a former husband. The Supreme Court ruled in favor of Shah Bano. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 86 के बाद से दो ऐसा हमको इवेंट देखने को मिलेगा जिस कारण से यहाँ पे बीजेपी के राइज में या फिर हिंदू वोटर्स जो उनके साइड जाएंगे, इसका एक रीजन माना जाएगा। तो एक है कि 85 में एक शाह बानो, एक मुस्लिम वुमेन है 62 ईयर की, इनका डाइवर्स होता है, तो ये क्या करेंगी, मेंटेनेंस लेने के लिए चली जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, केस चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में क्या कर देगा, जजमेंट सुना देगा कि हाँ आप अपने पति से यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे क्या हो, एलिजिबल हो। पर जो यहाँ पे इस कारण से जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर को क्या देखते हैं कि ये हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है। अब देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ में वुमेन के लिए मेंटेनेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पर जो जैसे यहाँ पे हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, इसमें क्या है जो मेंटेनेंस का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है, तो या फिर सीआरपीसी का एक सेक्शन है सेक्शन 125, जिसमें उस सेक्शन के थ्रू कोई भी रिलीजन का लोग जाकर क्या यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो उसी के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट है अपना जजमेंट दिया था, और उसमें मुस्लिम वुमेन को यहाँ पे मेंटेनेंस डाइवोर्स के बाद किसी भी वुमेन को मिलना चाहिए, ताकि वो अपने आप को चला सके, रह रही अपने आप का देखभाल कर सके, क्योंकि वो अगर खुद से इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको भी जीना है अपना जिंदगी आगे का, तो उसको कहीं से तो पैसा चाहिए ही। तो इस कारण से यही मेंटेनेंस का टर्म है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उनके फेवर में जजमेंट देगी, पर जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या देखते हैं कि ये हमारे पर्सनल लॉ में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, इससे इंटरफेयर कर रही है। अब कुछ मुस्लिम लीडर क्या करेंगे लोग, इसके मतलब इससे गुस्सा रहेंगे लोग, तो जो गवर्नमेंट रहेगी उस समय कांग्रेस पार्टी की, राजीव गांधी की, राजीव गांधी यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्ट पास किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहता है जिसमें मेंटेनेंस एक वुमेन को, मुस्लिम वुमेन को मिला था, वो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज अपोज बाय द मेनी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, और इस कारण से जो बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है सरकार के इस फैसले के साथ विरोध में रहते हैं। साथ में कुछ मुस्लिम ग्रुप भी रहते हैं, वो भी या फिर जो पढ़े लिखे मुस्लिम होते हैं वो भी इसके विरोध में रहते हैं। और जो बीजेपी रहती है वो क्या करती है, कांग्रेस के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करेगी और बोलेगी कि कांग्रेस पार्टी ऐसा जानबूझकर कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे उनका अपीजमेंट हो रहा है, जिस कारण से मुस्लिम लोग हैं वो क्या कर सके, बीजेपी को यहाँ पे वोट दे। अब यहाँ पे देखो क्या है, अयोध्या इशू। देखो अयोध्या इशू पर है, उससे पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि जो यहाँ पे मेंटेनेंस का बात है, तो ये इसलिए होता है, इसमें बीजेपी को इसमें फायदा इसलिए एक और कारण से मिलता है, क्योंकि जब यहाँ पे ये जो हिंदू रिलीजन था उसको रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पे लेकर आया जाता है हिंदू कोड बिल को, और उसके बाद से उसके अंडर में से बहुत सारे लॉ निकलेंगे, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, या फिर उसके बाद डाइवोर्स एंड मैरिज एक्ट, ये सब जो आएंगे हिंदू के, तो वो क्या यहाँ पे जो हिंदू रिलीजन है उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको रिफॉर्म कर दिया जाएगा। पर जब सेम टाइम पीरियड आता है यहाँ पे मुस्लिम को करने के लिए, तो जो उस समय गवर्नमेंट होती है नहीं करती है, नेहरू गवर्नमेंट, तो उस समय भी अभी के जो मतलब पार्टीज हैं वो भी यही क्लेम करते हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण ही नहीं किया गया। तो ये भी एक उसमें से रीजन है कि जो बीजेपी का आगे चल के राइज होगा वो।
अब यहाँ पे क्या है, अयोध्या इशू। द अयोध्या इशू एज द सेकंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वाज डीपली रूटेड इन सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री पर्टेनिंग टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर। इट इन्वॉल्व contentions regarding the birthplace of Sri Ram, one of the most holy religious site and its legal ownership. The significance of the Ayodhya Ram Janmabhoomi sites can be judged by the fact that the 500-year-long history starting from 5028 is marked by the numerous conflicts which are also documented in Lucknow, Barabanki, Faizabad district gazettes. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जाए, जो अयोध्या का इशू ये बहुत ज़्यादा पुराना 500 साल पुराना इशू है। इसमें अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग लोग के हिसाब से ये उस समय क्या था, अपना अलग अलग यहाँ पे था पर्सपेक्टिव था। जो लोग जो अगर मान लो कोई हिंदू है उसके लिए ये प्लेस कैसे देखा जा रहा है कि जो श्री राम है क्या है, उनका ये बर्थ प्लेस है, तो इसी पे था कि यहाँ पे मस्जिद कैसे हो सकता है। और आगे चलकर इसमें बहुत सारे हमको जो उस समय डिस्प्यूट थे जो पहले हमको देखने को मिले थे, तो ये हमको देखने को मिलेंगे, इस चीज़ को चैलेंज किया जाएगा। जैसे लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे कोर्ट में फिर क्या है, अ 3 डोम स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट ऑन द साइट ऑफ Sri Ram birthplace in 1528, but the structure had a visible display of Hindu symbol and relics in the interior of the wall as well as its exterior portion. Therefore, Ayodhya Janmabhoomi issue got linked to the national pride of its ancient civilization. Over the year, the issue evolved into a prolonged legal battle, leading to the structure being sealed in 49 due to the onset of court proceeding. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 1528 में यहाँ पे जो राम जी का जो बर्थ प्लेस है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, बाबा यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाएगा। पर मस्जिद के निर्माण करने से ये जो पूरा यहाँ सबूत रहता है वो मिट नहीं जाता है, क्योंकि जो पुराना वहाँ पे मंदिर रहता है वहाँ पे साफ साफ हमको कुछ हिंदू से जो सिंबल जो बने रहते हैं मंदिर के दीवारों पे अंदर या फिर बाहर, वो हमको सब देखने को मिलते हैं। आगे क्या होगा, इस कारण से जो अयोध्या राम जन्मभूमि का जो मैटर रहेगा ये हमारे लिए जो हिंदू रहेंगे उनके लिए सिविलाइजेशन प्राइड का ये बात बन जाएगा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको इसको कैसे भी, हमारा ये बहुत पुराना धरोहर है, हमको बचा कर रखना है। फिर आगे क्या होगा कि इसमें केस कोर्ट में केसेस जाएंगे। फिर 1949 में क्या हो जाएगा कि कोर्ट का जब प्रोसीडिंग चल रहा होगा तो कोर्ट अपने प्रोसीडिंग में क्या कर देगी, पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे सील कर देगी। अब देखो आगे कैसे क्या हो रहा है। The 1986 situation regarding the 3-dome structure took a significant turn when the Faizabad, now Ayodhya district court, ruled to unlock the structure, allowing people to worship there. The dispute had been going on for many decades, as it was believed that the 3-dome structure was built at Ram Mandir birthplace after demolition of a temple. However, although Silanyas for the temple was done, further construction remained prohibited. Hindu community felt that their concern related to the birthplace of Sri Ram were overlooked, while the Muslim community sought assurance of their possession over the structure. Subsequently, tension heightened between the both communities over ownership right, resulting in a numerous dispute and legal conflict. Both communities desire a fair resolution to long-standing issue. In 1992, following demolition of the structure, some critics contended that it presented a substantial challenge to the principle of Indian democracy. अब देखो यहाँ पे पूरा क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 86 में क्या करे, कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर आएगा और इसमें वो क्या जो यहाँ पे जो उस समय का ये तो 3 डोम वाला जो स्ट्रक्चर था, जो मंदिर तोड़कर बनाया गया था राम जी के ऊपर, जो बाबरी मस्जिद जो था, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट रहेगी वो फैसला क्या देगी कि जो हिंदू लोग है वो क्या यहाँ पे जाकर पूजा कर सके हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, शिलान्यास कर दिया जाएगा, पर कोई भी मंदिर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू नहीं होगा। फिर आगे यहाँ पे जो हिंदू लोग चाहते थे वो क्या हो, उनका क्या नाम था कि ये हमारे जो श्री राम है उनका ये बर्थ प्लेस है, तो ये प्लेस हमारा होना चाहिए और यहाँ पे हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, पूजा करेंगे। और जो मुस्लिम कम्युनिटी था उनका क्या नाम था कि जो स्ट्रक्चर है इसको क्या करे, सरकार बचा कर रखे क्योंकि ये हमारा है। आगे चलकर इसमें बहुत सारा लीगल डिस्प्यूट होगा और यही सब लेकर आगे इसमें वायलेंस भी होगा जब ये जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था इसको गिराया जाएगा। फाइनली 1992 में वही ढांचा को गिरा दिया जाएगा, जिसको जो बहुत सारे जो लोग थे ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर इंडिया में वो इसको कैसे देखते थे कि हमारे भारत के डेमोक्रेसी के लिए क्या किस रूप में, खतरा के रूप में है। फिर क्या है, फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग टू amicable acceptance. It is important to note that in
any society, conflict are bound to take place. However, in a multi-religious and a multi-cultural democratic society, this conflict are usually resolved through the following due process of law. अब देखो यहाँ पे ये यही बताया जा रहा है कि कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी समाज हो, आपस में जो लोग हैं उनके बीच में यहाँ पे हमको उनका एक जैसा सेम जो सोचने का तरीका है, मन यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा उनके बीच में कोई ना कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। पर हमारा देश ऐसा है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा यहाँ पे हमारे सामने केस आएगा ही। जब हमारा देश एक यहाँ पे डेमोक्रेटिक देश है, तो मान लो कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे? लोग जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है उसको हम लोग फॉलो कर एक लीगली वे में हम लोग करेंगे लोग सॉल्व through a number of democratic and legal procedure including court hearing, mediation attempt and popular movements, and finally with 5-0 verdict of constitutional bench of the Supreme Court on May 90, 2019, the Ayodhya issue was dissolved. Thus the verdict sought to reconcile the conflicting interests of the various stakeholders involved in public dispute. और देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो इन सब रीजन से जो यहाँ पे राम जन्मभूमि का जो यहाँ पे डिस्प्यूट था, इसमें क्या हुआ, बहुत सारा इसमें कोर्ट हेयरिंग हुआ, साथ में लोग यहाँ पे क्या कोशिश ये भी की कि बीच का रास्ता निकाला जाए, बहुत सारे दोनों साइड्स की तरफ से यहाँ पे मूवमेंट को शुरू किया गया, आंदोलन को शुरू किया गया। फाइनली 9 नवंबर 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था वो क्या करते हैं, यहाँ पे 5-0 से यहाँ पे जितने मेंबर हैं लोग एक तरफा यहाँ पे क्या अपना जजमेंट देंगे लोग, और इस यहाँ पे कि यहाँ पे जो श्री राम लला थे उनका ये बर्थ प्लेस और यहाँ पे राम मंदिर को बनाया जाएगा। और ऐसे करके ये जो अयोध्या डिस्प्यूट था ये क्या हो जाएगा, फाइनली खत्म हो जाएगा। पर इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये क्या पॉलिटिकली ये पड़ेगा ही। द वर्डिक्ट अलॉटेड द डिस्प्यूटेड साइट टू द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल एंड डायरेक्टेड द कंसर्न गवर्नमेंट टू अलॉट अप्रोप्रिएट साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टू द सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। अब देखो यहाँ पे वर्डिक्ट में यही बोला गया कि जो भी पूरा डिस्प्यूटेड जमीन था वो किसको दे दिया जाएगा, ट्रस्ट को, जो यहाँ पे क्या मंदिर, राम मंदिर को बनवाएगी, जिसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी सरकार को यहाँ पे डायरेक्शन देगी कि जो मॉस्क के लिए भी एक जमीन आप लोग प्रोवाइड करेंगे लोग, किसको, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, ताकि वो भी लोग दूसरे जगह पे जाकर वो लोग क्या कर सके, यहाँ पे मस्जिद बना सके। In this way, democracy gives room for conflict resolution in a plural society like ours, upholding the inclusive spirit of the constitution. अब इस कारण से क्या है, हमारे जैसे इतने विभिन्न लोग के प्रकार के यहाँ पे लोग हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट क्या किया, एक ऐसा तरीका निकाला जिससे क्या हो सके, दोनों लोग इससे नाराज ना हो सके। This issue was resolved following the due process law based on evidence such as archaeological excavation and historical record. Supreme Court decision was celebrated by society at large. It is a classical example of consensus building on sensitive issue that shows the maturity of democratic ethos which are civilizationally ingrained in India. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो अयोध्या राम मंदिर का जो डिस्प्यूट का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, ये पूरा कैसे आएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आएगा। पूरा इसमें एविडेंस चारों तरफ से लिया जाएगा, जो भी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल या फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थे सबको यहाँ पे देखा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगी। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो बहुत सारे पूरे सोसाइटी में जो लार्ज नंबर में लोग थे क्या इससे खुश होते हैं। और ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, नेशन बिल्ड कि अगर हम लोग एक साथ यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एक साथ मिलकर कोई भी चीज करेंगे लोग, अगर सेंसिटिव इशू भी होगा तो क्या होगा, उस चीज को यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये चीज हमको क्या यहाँ पे सिखाता है, और ये चीज हमारे जो भारत है इसके सिविलाइजेशन में ही ऐसे शुरू से डाला गया है। अब यहाँ पे क्या है, इमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस। द पीरियड आफ्टर 89 इज सीन sometime as a period of decline of Congress and rise of BJP. If you want to understand the complex nature of political competition this period, you have to compare the electoral performance of the Congress and BJP. अब देखो यहाँ पे यही बता रहा है कि 89 के बाद का जो टाइम पीरियड है, हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं लोग कि जो ये कैसे है कि इस टाइम पीरियड में कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है और बीजेपी का क्या हो रहा है, यहाँ पे राइज हो रहा है। और वही बोल रहा है कि अगर इस चीज को समझना है तो यहाँ पे जो मैप दे रखा है ये कोई भी इजीली देखकर समझ सकता है। यहाँ पे दोनों पार्टी कितने कितने सीट जीत रखी ये बताया गया है कि 84 में जहां कांग्रेस के पास 415 सीट था, तो उसके बाद बीजेपी के पास कितना है, सिर्फ 2 है। आगे जब 89 में चुनाव होगा तो बीजेपी 85 और कांग्रेस 97। 91 के इलेक्शन में बीजेपी 120, कांग्रेस 232। 96 के इलेक्शन में बीजेपी 160, यानी पहली बार बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे पीछे कर रही है, और कांग्रेस सिर्फ 142 है। फिर 98 के इलेक्शन में भी सेम, बीजेपी 182 और कांग्रेस 141। 99 में भी बीजेपी 182 और कांग्रेस और ज्यादा नीचे हो गई 114। फिर 2004 में बीजेपी 138 और कांग्रेस 145।
2009 इलेक्शन में बीजेपी 116 और कांग्रेस 206, 2014 में बीजेपी 282 और कांग्रेस सिर्फ 44 सीट जीतती है। 2019 के चुनाव में क्या होता है, बीजेपी 303 जीतेगी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सिर्फ 52 सीट जीतेगी। जो 2024 का चुनाव हुआ रहता है उसमें बीजेपी 241 सीट जीतेगी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 99 सीट यहाँ पे जीतेगी। मतलब ये हमको साफ दिख रहा है कि 89 के बाद का जो टाइम पीरियड है वहां पे हमको बीजेपी का राइज देखने को मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पे क्या है, डिक्लाइन पे है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। ये वही जो बता रखा है उसको इससे क्या समझाएगा, क्या कैसे है। यू विल नोटिस दैट बीजेपी एंड कांग्रेस वर एंगेज इन टफ कंपटीशन इन दिस पीरियड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्टोरल fortness if you compare with this 84 election? You will notice that since 89 election the vote pulled by the two parties Congress and BJP most of time added up more than 50% expect in 1996, 2004 and 2009। देखो यही बता रहा है कि हम लोग कंपेयर किए उससे हमको क्या पता चला कि अधिक टाइम पे क्या है, बीजेपी और कांग्रेस ही यहाँ पे एक क्लोज कंपटीशन है दोनों के बीच में। और साथ में अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे 50% से ज्यादा सीट जीत रहे हैं अगर मिला दिया जाए। पर कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन भी है क्या कि 1996, 2004 और 2009 में ऐसा नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे आगे लुक एट द बोथ चार्ट शोइंग कांग्रेस एंड जनता फैमिली ऑफ पार्टीज विच अमंग द पार्टीज दैट एग्जिस्ट टुडे आर आइदर पार्ट ऑफ द कांग्रेस फैमिली ऑफ पार्टीज नॉर पार्ट ऑफ द जनता पार्टी। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि आप अभी के हिसाब से आप देखकर बताइए कौन से ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो स्टार्टिंग में ना कांग्रेस के साथ थी या फिर जनता पार्टी के साथ में नहीं थी। फिर आगे क्या है, द पॉलिटिकल कंपटीशन ड्यूरिंग द 90s इज डिवाइडेड बिटवीन द कोलिजन लेड बाय बीजेपी एंड द कोलिजन लेड बाय कांग्रेस। कैन यू लिस्ट द पार्टीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ एनी दिस टू कोलिजन। अब यहाँ पे एक और चीज पूछ रहा है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि उस समय जो कोलिजन फॉर्मेशन था, जो भी गठबंधन बन रही थी, तो उस समय कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो अभी जो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उस समय ना बीजेपी वाले कोलिजन में थी या फिर ना कांग्रेस वाले कोलिजन में थी। अब यहाँ पे है लोकसभा इलेक्शन 2004 से लेकर 2019 तक का है, बताया गया है। In the election of 2004, the Congress party too entered into coalition in a big way, and the National Democratic Alliance was defeated, and a new coalition government was led by Congress, known as the United Progressive Alliance (UPA), came to power. The government received support from the left party. The election of 2004 also witnessed a partial revival of the Congress party. अब देखो 2004 का चुनाव जब हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पे गठबंधन करेगी और एक नया अलायंस बनाया जाएगा जिसका नाम है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। सामने कौन है, बीजेपी के द्वारा लीड किया गया है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए। इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस चुनाव को जीतेगी और यहाँ पे सत्ता में दोबारा वापस आएगी। इसको सपोर्ट किसके द्वारा मिला रहता है, जो लेफ्ट पार्टीज रहते हैं वो भी इसको सपोर्ट करेंगे लोग। और इस चीज को हम लोग इस वे में भी देख सकते हैं लोग कि इससे थोड़ा सा कांग्रेस का रिवाइवल भी हो रहा है। इट कुड इंक्रीज इट्स सीट्स वंस अगेन आफ्टर 1991। हाउएवर द 2004 election there were negligible difference between the votes pooled by the Congress and its allies and the BJP and its allies। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा तो रिवाइव की है 1991 के बाद से कि फाइनली यहाँ पे सत्ता में आ रही है, पर यहाँ पे थोड़ा सा बीजेपी के गठबंधन और जो कांग्रेस का गठबंधन है दोनों के बीच का अगर वोट शेयर अगर में डिफरेंस देखा जाएगा तो बहुत कम है। अगर बीजेपी और कांग्रेस का ही जो यहाँ पे सीट का डिफरेंस देखा जाए वो भी बहुत कम है, जहां पे 2004 के इलेक्शन में बीजेपी 138 जीती और कांग्रेस 145, यानी कितना सिर्फ 60 सीट का डिफरेंस है। कांग्रेस सिर्फ 7 सीट ज्यादा बीजेपी से यहां पे जीत रखी है। The Congress led UPA government completed its term despite left parties withdrawing the support in July 2008 on the issue of US Indo-US nuclear deal. Election for 15 Lok Sabha were held in 2009। अब देखो क्या हो रहा है, फिर भी जो कांग्रेस पार्टी अपने पूरे टेन्यूर को कंप्लीट करेगी, लेफ्ट पार्टी अपना सपोर्ट खींच देते हैं सरकार को जो दिए रहते हैं किस मैटर पे, जो इंडिया और यूएस का न्यूक्लियर डील होता है उस पे। आगे चल के जब 2009 में 15 लोकसभा का चुनाव होगा उसमें क्या होगा, कांग्रेस पार्टी 145 सीट से 206 सीट पे यहाँ पे चली जाएगी और ये क्या हो जाएगा, कांग्रेस के द्वारा फिर से यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है दूसरी बार यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे बनेंगे यूपीए अलायंस को लीड करके। बीजेपी का क्या होगा, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर मोदी देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेचर फेस इन सितंबर 2030। बीजेपी अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी गॉट क्लियर मेजॉरिटी इन 16 लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2014। BJP won 282 seats on its own, becoming the first party to gain a single party majority after 30 years, despite single party majority of its own. BJP did choose to form NDA government with its coalition partner। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि
2009 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। आगे जब 2014 में 16वें लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो यहाँ पे बीजेपी अपने प्रधानमंत्री फेस का सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को घोषणा करेगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री फेस के कैंडिडेट है और इनके लीडरशिप में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अपने दम पर 282 सीट जीतने में कामयाब होगी और पहली ऐसी पार्टी बनेगी 30 सालों के बाद अपने दम पर यहाँ पे क्या मेजॉरिटी लेकर आ पाए। जो आखिरी में 1984 में राजीव गांधी का जो गवर्नमेंट था अपने दम पर बना था, उसके बाद से डायरेक्टली 2014 में अब कोई पार्टी अपने दम पर यहाँ पे सरकार बना रही है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी, इनके पास मेजॉरिटी होने के बावजूद भी ये लोग क्या चूज करता है कि जो हमारे गठबंधन के साथी है इनको भी हमको क्या करना है, सरकार में शामिल करना है। Year 2014 was pro-vehicle watershed movement in Indian politics. Narendra Modi-led NDA government rapidly took decision in social sector, foreign policy and economic policy. The BJP again emerged as a victorious with 303 seats on its own in 2019 Lok Sabha election. Even when BJP is getting full majority, the recognition of coalition politics is still relevant. Thus, the party system has now changed most dramatically from what it was till the 70s. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब मोदी जी यहाँ पे प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे। यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी हमको चेंज देखने को मिलेगा, जो सोशल सेक्टर है वो अलग से काम करते हुए हमको देखने को मिलेगा। फिर जब 2019 में दोबारा चुनाव होगा तो बीजेपी इस 282 से जीतकर अपने सीट को बढ़ाकर 303 पर चले जाएगी। फिर से प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन, नरेंद्र मोदी बनेंगे। और ऐसे हमको एक नया शिफ्ट देखने को मिलेगा कि एक पार्टी अपने दम पर मेजॉरिटी पाकर भी वो क्या कर रही है, जो गठबंधन के साथी है उनको भी सरकार में यहाँ पे रख रही है। ये नहीं कि जो हमको 1970 तक देखने को मिलता था कि कांग्रेस पार्टी के पास अपने दम पर यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे क्या मेजॉरिटी मिल रखा है, तो जो इनके साथ पार्टी चुनाव लड़े उनको गवर्नमेंट में शामिल ना किया जाए। तो ये हमको चेंज इस टाइम पीरियड पे देखने को मिलता है। इसमें अभी अपडेटेड नहीं है, 24 में जब चुनाव होगा तो बीजेपी यहाँ पे जो मेजॉरिटी का नंबर चाहिए होता है शायद 271 या 278, उससे नीचे घटकर आ जाएगी 241 पर यहाँ पे क्या होगा, जो इसके साथ ही चुनाव लड़े रहते हैं एनडीए, तो ये लोग मिलकर अप्रॉक्स टोटल 300 के करीब में जाकर नंबर ऑफ सीट जीतेगा लोग लोकसभा में। और अभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और ऐसे चलकर जो कोलिशन का एरा था यहाँ पे अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है, जहाँ पे एक लार्जेस्ट पार्टी है उसके पास मेजॉरिटी भी है, फिर भी क्या है यहाँ पे जो और भी रीजनल पार्टी है उनको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उनको पावर शेयरिंग सरकार में दिया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारा लास्ट चीज है ग्रोइंग कंसेंसस। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखो हमको ये जो लास्ट चीज यहाँ पे दे रखा है तो ये हम एक एक करके जल्दी से पढ़ के खत्म कर देंगे। However, on many crucial issues, a broad agreement has emerged among most parties in the midst of the sharp competition and many conflict, and a consensus appeared to have emerged among most parties. The consensus consists of 4 elements. अब देखो यहाँ पे इतने सारे क्रूशल इशू हैं जिसमें क्या आता है, बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना अपना यहाँ पे सोच है। और फिर भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे इशू है जहाँ पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है क्या करेंगे, यहाँ पे साथ आ जाएंगे और उनके बीच में जो उनका यहाँ पे जो उनका सोचने का तरीका हो जाएगा क्या सेम हो जाएगा। तो वहीं 4 एलिमेंट बता रखा है, वो कौन कौन से 4 ऐसे इशू हैं हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लोग। फर्स्ट देखो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। व्हाइल मेनी ग्रुप आर अपोज टू द इकोनॉमिक पॉलिसी, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर इन सपोर्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मोस्ट पार्टी बिलीव दैट दिस पॉलिसी वुड लीड कंट्री टू प्रोस्पेरिटी एंड स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक पावर इन वर्ल्ड। अब देखो जो 1991 में यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आया था, आगे चलकर क्या जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सब इस पे क्या कर रहे हैं, जो एलपीजी के क्या है यहाँ पे सपोर्ट में है। भले कुछ लोग यहाँ पे अपोज कर रहे थे, जो लेफ्ट के पार्टी हैं वो अपोज इसको करते हैं, पर जो मोस्ट ऑफ द इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी है क्या है इसके फेवर में है। सेकंड क्या है, Second, acceptance of political and social claim of the backward caste. Political parties have recognized that social and political claims of the backward caste need to be accepted. As a result, all political party now support reservation of seats for backward classes in education and employment. देखो दूसरा चीज क्या है,
कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको क्या समझ आ गया है कि कुछ ऐसे कास्ट है जो क्या यहाँ पे पीछे हैं, तो उनको यहाँ पे क्या रिजर्वेशन जो दिया गया था मंडल कमीशन रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करके, अब जितने भी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टिंग में इसके अगेंस्ट में थे वो सब पार्टीज क्या इनके फेवर में बात करते हैं, हाँ कि जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए यहाँ पे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या यहाँ पे होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। दो चीज यहाँ पे ये हम लोग जाने, यहाँ पे तीसरा चीज हम लोग क्या जानेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आर आल्सो विलिंग टू ओबीसी गेट एडुकेट शेयर ऑफ पावर, वही बता रखा है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज है अभी ये भी ध्यान रखते हैं कि उनको जितने भी ओबीसी जो कम्युनिटी है उनको क्या यहाँ पे पावर शेयरिंग में उनका शेयर मिल सके। थर्ड क्या है, थर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंट्रल लेवल एंड नेशनल लेवल पार्टीज फास्ट बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट एज वी सॉ इन दिस चैप्टर, स्टेट लेवल पार्टीज आर शेयरिंग पावर एट नेशनल लेवल एंड हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेंट्रल पॉलिटिक्स ऑफ लास्ट 20 ईयर्स एंड सो। अब देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है देश में एक टाइम पीरियड था जब पूरा डोमिनेंस कौन करती थी, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी करती थी, तो उस समय जो जितने रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थे उनका कोई से नहीं था, पर आगे चलकर ये ऐसा टाइम पीरियड आया है कि जो स्टेट के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उनका भी जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बन रहा है उसमें क्या है उनका पावर शेयरिंग है, तो उनका भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनकी भी बात को यहाँ पे सुना जा रहा है। और चौथा हमको क्या सीखने को मिलेगा, fourth emphasizes on pragmatic consideration rather than ideological position and political alliance without ideological agreement. Coalition politics has shifted the focus of political parties from ideological differences to power sharing agreement. The most parties of the NDA did not agree with the Hindutva ideology of BJP, yet they come together to form a government and remain in power for a full term. देखो चौथा चीज ये हमको सीखने को यहाँ इस चैप्टर से हमको पता चला कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, भले पहले के टाइम पे क्या था, अगर उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है तो वो लोग एक साथ नहीं आएगा, पर ये टाइम पीरियड ऐसा है यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बावजूद भी अलग अलग पार्टी यहाँ पे क्या एक साथ आ रही है और सरकार का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहीं पे बताया गया इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है, एनडीए का, जिसमें बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदुत्व का है, इसमें एनडीए के बहुत सारे ऐसे पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज है जो बीजेपी के काम करने के तरीके से, उसके सोचने के तरीके से एग्री नहीं करते हैं, फिर भी उसके साथ क्या है यहाँ पे पावर में उसके साथ यहाँ पे बने हुए हैं। All these are monumentous change and are going to shape politics in the near future। और ये सब चीज क्या है, ऐसे चेंजेस है जो हमारे आने वाले जो पॉलिटिक्स है उसको पूरे तरीके से चेंज करने वाले हैं। वी स्टार्टेड स्टडिंग ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया विद द डिस्कशन हाउ कांग्रेस इमर्ज एज अ डोमिनेंस पार्टी। हम लोग अपने पॉलिटिकल साइंस के बुक को कैसे पढ़ना शुरू किए थे लोग कि कैसे कांग्रेस पूरे एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में उभर रहा है। इसके बाद से हम लोग कैसे आए, किस चीज पे आए लोग कि आगे चलकर कैसे पॉलिटिक्स चेंज होकर कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स में बदल जाता है। फिर आगे हम लोग जाने लोग कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे कोई भी चीज को यहाँ पे करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। Thus, even as political party within the sphere of this consensus, popular movements and organizations are simultaneously identifying new form, vision and pathway for development. Issues like poverty, displacement, minimum wage, livelihood, social security are being put on the political agenda by people movements in reminding the state of its responsibility. आगे चलकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पे क्या जो लोगों का यहाँ पे जो महत्वाकांक्षाएं रहती है कि गरीबी हटाने का, लोग इधर से उधर माइग्रेशन कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए, लोग को एक यहाँ पे मिनिमम वेज दिया जा रहा है इस पे ध्यान देना है, ये सब क्या जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर रही है यहाँ पे ये ध्यान दे रही है। Similarly, issues of justice and democracy are being voiced by people in terms of class, caste, gender and region. We cannot predict the future of democracy. All we know is that a democratic policy is here to stay in India and it will unfold through a continuous churning of some of the factors mentioned in this chapter. अब देखो यहाँ पे आखिरी में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी इशू हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो भी यहाँ पे वॉइस उठाए जा रहे हैं कोई भी क्लास, कास्ट या फिर जेंडर या अलग अलग रीजन के द्वारा, वो हमको क्या है यहाँ पे डेमोक्रेसी में उनको हमको सबको जस्टिस देना है, उनके बात को यहाँ पे सुनना है। हमारा डेमोक्रेसी या हमारा लोकतंत्र आगे कैसे रहेगा हम इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर हम ये जरूर जान सकते हैं कि इंडिया में रहते हुए अगर इतना सारा अभी तक का डेवलपमेंट हुआ है जो हम लोग इस पूरे बुक में पढ़े हैं लोग, ये जानकर हमको थोड़ा सा समझ होगा कि हमको कि आने वाला टाइम पीरियड मतलब थोड़ा सा कैसा रह सकता है और क्या क्या फैक्टर है जो आने वाले पॉलिटिक्स को यहाँ पे चैलेंज करने वाली है। तो ऐसे करके ये जो हमारा ये जो चैप्टर है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये 2019 लोकसभा चुनाव का यहाँ पे रिजल्ट है जहाँ पे बीजेपी 303 सीट जीती है, कांग्रेस के 52, डीएमके के पास 24 है, शिवसेना 18, जेडीयू 16, बीजेडी 12, बीएसपी 10 और जो अदर पार्टीज है मिलाकर 108। अब यहाँ पे लास्ट यहाँ पे क्या है देखो ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टीज यहाँ पे कौन सा रहेगा तो कोलिजन गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे क्या है पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस साहबानो, कास्ट बेस्ड पार्टीज कास्ट बेस्ड पार्टीज यहाँ पे क्या होगा राइज ऑफ ओबीसी, पॉलिटिकल कंसेंसस किसमें होगा एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी। ऐसे करके हम लोग अपने जो पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा जो पहला बुक है
इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंस इंडिया आफ्टर 1947, इसको हम लोग इस पूरे बुक को हम लोग क्या खत्म कर दिए लोग। अब हम लोग जो हमारा दूसरा बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का, वो उसमें हमारा अभी तक एक चैप्टर हो रखा है, उसको उसमें शायद मुश्किल से 6 चैप्टर होंगे, उस बुक को भी हम लोग खत्म कर देंगे लोग। ऐसे ये हमारा हो गया है पूरे CUT या फिर जो बोर्ड्स हैं उनके लिए पूरा ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर से मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।